बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी से माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, बेंडा ने एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को थ्रेड ग्रेन्यूल कहा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड टू टर्मिनोलॉजी यानी टू वर्ड से बना हुआ है। एक को हम कहते हैं माइटो का मतलब है थ्रेड लाइक, ठीक है, और जो कॉन्ड्रिया है उससे हम ग्रेन्यूल कहते हैं। सो फर्स्ट टाइम बेंडा ने इस वर्ड को यूज़ किया थ्रेड लाइक यानी थ्रेड ग्रेन्यूल। उसके बाद केलिकर ने इसको मसल सेल्स में दरियाफ्त किया या डिस्क्राइब किया 1850 में, ठीक है, और उसी टाइम इसने कहा कि ये हमारे साथ एक पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको कहा गया, ठीक है। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। इसके अगर हम कंपोजिशन को देखें तो कंपोजिशन में ये प्रोटीन, डीएनए, लिपिड, आरएनए और राइबोसोम से मिलकर बना हुआ है। राइबोसोम की बात हम जब कर रहे थे उस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि राइबोसोम हमारे साथ एक तो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है जिसे हम फ्री राइबोसोम कहते हैं, और दूसरा हमारे साथ बाउंडेड होता है जिसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी। तीसरा मैंने कहा था कि कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, और वो दो ऑर्गेनेली का मैंने नाम बताया था राइबोसोम के लेक्चर में। एक का था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा का था प्लास्टिड। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उन राइबोसोम को हम माइटोराइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल प्लास्टिड पर हैं तो उसे हम फिर प्लास्टिडोराइबोसोम कहते हैं। सो यहाँ पर भी हमारे साथ राइबोसोम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो डीएनए है तो इसकी वजह से ये क्या करता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। इट्स मीन कि ये अपने तरह दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल ही में बना सकता है बिकॉज ऑफ व्हाट, देयर ओन डीएनए। ओके, आफ्टर दैट अगर इसकी अपेयरेंस की बात करें तो अपेयरेंस इसकी डिफरेंट हैं। विजिकल शेप में भी है, रॉड शेप में भी है और फिलामेंट शेप में भी है। नंबर, इसकी जो नंबर है, साइज़ है और शेप है, ये वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम मसल्स को उठाएंगे तो उनमें मसल्स में, या जब हम लीवर की बात करते हैं तो उसमें हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो नंबर, साइज़, शेप ये वेरी करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एक्टिविटीज़। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनियस, सो इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अगर इसके हम एवरेज डायमीटर ले लें या इसकी जो एवरेज डायमीटर है वो ले लें तो ये हमारे साथ 1 माइक्रोमीटर तक है, ठीक है। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे साथ एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। एडीपी से एटीपी जनरेट करता है जिसको हम फंक्शन में डिटेल से बात करेंगे। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, या इसे हम वापडा ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखें, ये आपसे कोई भी बिल नहीं मांगता, ठीक है। आजकल तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, लेकिन ये आपसे बिल नहीं मांगता। सो दिस इज़ कॉल्ड वापडा ऑफ द सेल। ये आपसे कोई बिल नहीं मांगता, ठीक है। हाँ, कुछ मांगता है वो फिर हम फंक्शन में बात करते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम लीवर सेल को उठाते हैं तो उसमें एक लीवर सेल में 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगर इसे हम ज़्यादा की बात करते हैं तो फिर मसल सेल्स, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और उसी ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होती हैं। सो ये हमारे साथ लीवर सेल में 2000 से भी ज़्यादा हो सकती हैं, 2000 होती हैं, लेकिन मसल सेल में अगर हम देखें 2000 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। फंक्शन की तरफ अगर आते हैं तो ये है क्या, हमारे साथ साइट है फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पर होती है जिसके ज़रिए से एडीपी हमारे साथ एटीपी में कन्वर्ट होती है। या दूसरा यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या है, ये हमारे साथ जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसको कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप जाते हैं कहीं पर किसी को, यानी फॉर एग्जांपल ऐसे होता है जो दहशतगर्द होते हैं, टेररिज्म, वो क्या करते हैं कि किसी जगह पर वो पहले से प्रोग्राम्ड बॉम्ब लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ इस टाइम पर इसने ब्लास्ट करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, वो बाहर से अटैक कर लेता है, सेल के अंदर आ जाता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्डर दे देता है कि काइंडली आप क्या करें, आप इस सेल को, पूरे सेल को ही ब्लास्ट कर दें, पूरे सेल को ही ख़त्म कर दें।
तो वो किस तरह करता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोक्रोम सी प्रोटीन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से कुछ एक एंजाइम्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और जैसे ही एक्टिवेट होती हैं वहाँ पर जो सेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। सो दिस वे दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कि एक बना बनाया जो प्रोग्राम होता है, या हम कहते हैं कि एक बना बनाया साजिश होता है, कि एक साजिश के तहत उस सेल को ही मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये काम किस चीज़ का करता है, स्टोरेज का काम भी करता है। जो हमारे साथ कैल्शियम है उसकी स्टोरेज करता है, और याद रखें आपके साथ जितनी भी कैल्शियम है वो आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही स्टोर होते हैं। दूसरा ये क्या है, इसी कैल्शियम की वजह से हम मसल की बात करते हैं सेकेंड ईयर में, आप वहाँ से वीडियो देख लें। मसल रिलैक्सेशन होती है या न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज़ होती है हार्मोन्स में, जो न्यूरोट्रांसमीटर होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, तो उसके लिए हम कैल्शियम की यूज़ करते हैं या कैल्शियम की इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारे साथ है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया क्या है, कि अमोनिया की जो डिटॉक्सिफिकेशन होती क्या है, जो हमारे साथ टॉक्सिक मटेरियल है उसको ख़त्म करना, ठीक है, उसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। वो किस चीज़ के ज़रिए से होती है, बाय यूरिया, यानी जो यूरिया साइकिल है उसके ज़रिए से उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। चले आते हैं स्ट्रक्चर की साइड पे। हमने कहा कि ये हमारे साथ डबल मेम्ब्रेनियस है। सो फर्स्ट वन आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, स्मूथ है। उसके बाद हम जाते हैं इनर मेम्ब्रेन पर, तो इनर मेम्ब्रेन हमारे साथ क्या है, वो लेस परमिएबल है, और उसके ऊपर हम क्या कहते हैं कि राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे कि हमारे साथ जितनी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो भी इसी इनर मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं, जो कि लेस परमिएबल है, ठीक है, और उसके ज़रिए से हमारे साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसपोर्ट होती रहती है। आफ्टर दैट यही जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान हमारे साथ स्पेस है। इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमारे साथ हाइड्रोजन आयंस की मिकदार ज़्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है। किस चीज़ की, हाइड्रोजन आयंस की। इस पॉइंट को याद रखें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, इनर मेम्ब्रेन भी हो गया, आउटर मेम्ब्रेन भी हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी हो गया। अब ये हमारा जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, इनकी फोल्डिंग बनी होती है, ठीक है, ये देखें आप, इसकी फोल्डिंग यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इनसाइड पर, ठीक है। इस इनसाइड फोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अभी इसी क्रिस्टी पर हम बात करते हैं कि हमारे साथ राइबोसोम्स भी अटैच होती हैं, और क्या अटैच होती हैं, हमारे साथ जितनी भी ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो भी अटैच होती हैं। इसी के साथ हम राइबोसोम की बात करते हैं, तो राइबोसोम हमारे साथ 70S है। क्या है, हमारे साथ 70S है। और हमने बात की थी कि जितनी भी हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे साथ 80S राइबोसोम्स होती हैं, और वो कहाँ पर होती हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह में होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपके साथ जो राइबोसोम है वो 70S है। और दूसरा अजीब बात यह है कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनेली में सर्कुलर DNA मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ माइटोकॉन्ड्रिया में एक सर्कुलर DNA है। इट्स मीन कि ये सर्कुलर DNA क्या कर सकता है, ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, जब भी इसको ज़रूरत होती है ये ख़ुद को रिप्लिकेट कर लेता है। इसको हम स्मॉल सर्कुलर DNA भी कहते हैं या मैटरनल DNA भी कहते हैं। मैटरनल मतलब क्या है कि हाँ ये अपने पेरेंट्स से आया हुआ है, ठीक है, खुद नहीं बना हुआ, पेरेंट्स से आया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर एक थ्योरी आती है जिसे हम एंडोसिम्बियंट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोसिम्बियंट थ्योरी। इस थ्योरी के बेसिस पर क्या है, यहाँ पर इसके लिए एक 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। कौन से, एक तो सर्कुलर DNA है और एक 70S है। और 70S हमने बात की थी कि ये प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है, और यूकैरियोट में तो 80S है। तो यहाँ पर इस राइबोसोम और इस स्मॉल सर्कुलर DNA की वजह से कि ये खुद रिप्लिकेट होते हैं। इसके बारे में एंडोसिम्बियंट थ्योरी क्या कहती है कि हमारे साथ पहले ये एक अलग ऑर्गेनिज्म था, और इसने क्या किया कि जो बैक्टीरिया थी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने इसको एनगल्फ कर लिया, और जब भी इसको एनगल्फ किया है तो इसने वहाँ पर उसको ATP देना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, और इसने एक सिम्बियासिस कर ली, एक रिलेशनशिप बना ली, जिसकी बेस पर इसको हम एंडोसिम्बियंट थ्योरी कहते हैं। इसके साथ हम एक और ऑर्गेनेली की बात भी करेंगे, उसमें भी एंडोसिम्बियंट थ्योरी की बात होगी, ठीक है। ओके,
लास्ट में हम कहते हैं कि जो हमारे साथ आउटर मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि मोर परमिएबल हैं, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, पोरेंस प्रोटीन है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काम के लिए काम करती है। ठीक है, ओके, आते हैं अपने फंक्शन की तरफ के फंक्शन हमारे साथ क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की थी कि साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन यानी क्रेब्स साइकिल होती है। अब आपके साथ एक सेल है, उस सेल को मैं लेता हूँ लाइक दैट, दिस इज़ अ कंप्लीट सेल, और सेल में हमारे साथ क्या है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ से ग्लूकोज आता है, क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर देख लें आपके साथ ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज से पायरेट का बनना, इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, 3rd नंबर चैप्टर में हम बात करेंगे इस पर। ग्लूकोज से पायरेट का बनना बाय विच प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू यानी ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो जाती है और 2 पायरेट यानी 3 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं, जिसे हम 2 पायरेट कहते हैं। ठीक है, पायरेट क्या करता है, अब ये हमारे साथ साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये आपके साथ न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से वो जाता है कहाँ पर, आपके साथ माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है उस पर आ जाता है, किस चीज़ के ज़रिए से, पोरिन के ज़रिए से, और उसके बाद इन साइड पे कहाँ पर आता है, जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर आ जाता है अंदर, किस चीज़ में, कंपार्टमेंट में, इनर कंपार्टमेंट यानी मैट्रिक्स में, जिसमें हमारे साथ डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, प्रोटीन वगैरह ये सब मौजूद होती हैं। यहाँ पर आता है पायरेट, और पायरेट में केमिकल चेंजेस हो जाती हैं जिसके ज़रिए से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज़ में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं क्रिब्स साइकिल के ज़रिए से, किसके ज़रिए से, क्रिब्स साइकिल के ज़रिए से, और क्रिब्स साइकिल में क्या बन जाता है, NADH बन जाता है और FADH2 बन जाता है, और उसके बाद उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से वापस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की थी, इनर मेम्ब्रेन से आउट आ जाता है। ठीक है, और फिर अल्वेलाई में जाता है, जिसके ज़रिए से फिर एनवायरनमेंट में बाहर आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये NADH और FADH2 जो कि इसमें हाइड्रोजन आयंस मौजूद होती हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अपने इनर मेम्ब्रेन को दे देते हैं, जो कंपार्टमेंट है। ठीक है, यानी जो फोल्डिंग है, क्रिस्टी है, उसमें मौजूद होते हैं। अब ये ही NADH2 FADH2 क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस अपने यहाँ पर जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं उन्हें दे देते हैं, और वो प्रोटीन एक दूसरे को पास करते रहते हैं, और हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन निकल जाता है, यहाँ से भी, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर हमने बात की थी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होती है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है, वो क्रिब्स साइकिल की वजह से होती है, जहाँ पर NADH2 और FADH2 बन जाते हैं, जो कि फिर वापस जाएंगे कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, और वहाँ से जब यही हाइड्रोजन आयंस चली जाती हैं तो उसके लिए ये दोबारा वापस इनर मेम्ब्रेन में, यानी इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ADP सिंथेटेस कहते हैं। ठीक है, ATP सिंथेटेस क्या करती हैं, ये हाइड्रोजन आयन उस पर आते हैं और उस पर अपना जगह बनाती हैं, इन साइड दोबारा वापस आती हैं, और वापस आते ही ये क्या करती हैं, ये ADP, इसी से प्रोटीन से ADP +1 यानी इनऑर्गेनिक फास्फेट दे देते हैं, उसके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलाते हैं ADP के साथ, और ये ATP बन जाती हैं, जिसके वजह से हम इसे क्या कहते हैं, वॉर्प्ड ऑफ द सेल कहते हैं। और ATP क्या है, यू नो दैट ATP इज़ अ करेंसी। ठीक है, बिल्कुल डॉलर है। ठीक है, डॉलर की तरह काम कर रहे हैं, और इसी ATP के लिए हम क्या करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है। अब सिर्फ ये ग्लूकोज का काम नहीं तमाम करता, सिर्फ ग्लूकोज से हमारे लिए ATP नहीं बनाता, इसके साथ साथ फैटी एसिड भी हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कि फैटी एसिड की भी मेटाबॉलिज्म होती है। फैटी एसिड भी उसी तरीके से जिस तरह ग्लूकोज आता है उसी साइड तरीके से आ जाता है, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में ए में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ फिर दोबारा क्रेब्स साइकिल होता है, और उसी के ज़रिए से दोबारा वही प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारे साथ फंक्शन था कि किस वजह से हम वॉर्प्ड ऑफ द सेल इसको कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइडर है, क्यों, किस तरह से ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो दोबारा से देख लें, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, डिफिनीशन की बात की, फिर कंपोजिशन की बात की, फिर फंक्शन, और उसके साथ स्ट्रक्चर को हमने डिटेल से बात की। ठीक है, और उस पर फंक्शन में हमने फिर डायग्रामेटिकली फंक्शन को डिस्कस किया कि हमारे साथ किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा, और अगर आप समझ चुके हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।